हेलो स्टूडेंट्स। आज वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेटा बेसिक स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स। हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं मूल कंसेप्ट का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमने स्टार्ट किया था बेसिक स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने बेसिक स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसका कंसेप्ट समझा था बहुत सारे एग्जांपल से। आज हम उसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स देखेंगे ताकि उनके न्यूमेरिकल से, उनके कैलकुलेशन से आप कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसकी जरूरत आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बार बार पड़ते रहेगी। ठीक है, हम बेसिक स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन कब सॉल्व करते हैं? जब केवल एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होगा या एक प्रोडक्ट का अमाउंट दिया होगा और किसी दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने के लिए बोला होगा। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगाते हैं, जिसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है या सिर्फ एक प्रोडक्ट का अमाउंट दिया है तो फिर हम बेसिक स्टोइकियोमेट्री वाले कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या बोला था कि बेसिक स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज तो हमेशा हमारी जो रिएक्शन होगी वो बैलेंस्ड होना चाहिए। मूल कंसेप्ट से जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बिना बैलेंसिंग के हम क्वेश्चन प्रोसीड नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जब भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशो होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने जो नंबर लिखे होते हैं उसे बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। उनका जो रेशो होगा वो नंबर ऑफ मोल का भी रेशो होगा, वॉल्यूम का भी रेशो होगा, लेकिन मास का रेशो नहीं होगा। मास अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो हम पहले उसे कन्वर्ट करेंगे किस में, नंबर ऑफ मोल में, और उसके बाद कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू हमारे पास है वो क्या है देखना, ये दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 3 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ CaCO3। तो रिएक्शन किसके बीच में दे रखा है बेटा, CaCO3 जो है वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। पहली चीज तो वैसे इस चैप्टर में हमारा पर्पस रिएक्शन पढ़ना नहीं है, तो आपका पूरा ध्यान कैलकुलेशन में होना चाहिए, लेकिन कुछ जनरल रिएक्शन आपको लास्ट वाले लेक्चर के एंड पर लिखा कर दी थी, क्योंकि उन रिएक्शन की जरूरत हमें हर बार मूल कंसेप्ट में कहीं ना कहीं किसी की ना किसी क्वेश्चन में पढ़ते रहेगी। तो उन रिएक्शन को जरूर ध्यान में रख लेना बेटा, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हमें। ठीक, यहां पर देखते हैं कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन से हमने क्या बोला था, सॉल्ट बनेगा, साथ में और क्या बनता है, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, तो हम ऐसे कर क्या कर देंगे, 2HCl। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे, HCl का अमाउंट कितना दे रखा है बेटा, 3 मोल्स। ठीक है, अगर रिएक्शन के रेशो को देखें तो मोल पर तो अप्लाई कर सकते हैं। HCl जब 2 था तो CO2 का अमाउंट पूछा है, CO2 कितना बनता है, 1। इसके सामने जो नंबर है वो कितना है, 1। तो जितने भी HCl के नंबर ऑफ मोल रहेंगे उसके कंपैरिजन में CO2 के मोल हमेशा आधे बनेंगे, क्योंकि ये 2 था तो वो 1 था, तो उसका आधा बनने वाला है। तो अगर ये 3 मोल है तो CO2 का कितना हो जाएगा बेटा, 3 मोल का आधा मतलब कितने हो जाएंगे, 3/2 मोल। समझ में आया? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 3/2 मोल। क्लियर हो रहा है? हम आगे क्वेश्चन में जाते जा रहे हैं बेटा, लेकिन जैसे ही अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, वहीं पर वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन तो हम सबका देखने वाले हैं। यहां देखना, 1 मोल ऑफ फ्लोरीन इज रिएक्टेड विद 2 मोल्स ऑफ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KOH। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज में ही रिएक्शन दी हुई रहती है, बस आप उसको लैंग्वेज को फॉलो करके रिएक्शन खुद से लिख सकते हो। जैसे यहां देखना, 1 मोल ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन बोल रहा है मतलब क्या हो जाएगा बेटा, F2। इसकी रिएक्शन किसके साथ बोल रहा है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KOH, मतलब ये 2 रिएक्टेंट आ गए। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम क्या देखते हैं, यहां क्या लिखा है, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन देने की जगह पर उसी को एक्सप्लेन करके दे दिया है। तो यहाँ प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, KF है। ठीक है, और यहाँ क्या है, H2O है, और फिर क्या है, ये O2 है। ठीक, अब यहाँ पर ये 3 चीजें बन रही। पहले चीज क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ तो 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ 2KF कर देते हैं इसे। 2K हो गया तो KOH में 2K हो जाएंगे। अब यहाँ देखना, 2 हाइड्रोजन, वहां पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन हो गया, तो बैलेंस करने के लिए इसको क्या कर देते हैं, हाफ। ऐसा भी बैलेंस कर सकते हो, या पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बेटा। आगे देखते हैं क्या बोला है, द मोलार रेशियो ऑफ KF, H2O एंड O2, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का रेशो क्या होगा। तो KF कितना है, 2, H2 के सामने वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, 1,
और ये जो O2 है, O2 के सामने वाला नंबर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 2:1:0.5। ठीक है, कौन सा वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बेटा, सेकंड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं था, एक्चुअल में लैंग्वेज थोड़ी लेंदी जरूर लिख रखा था, लेकिन बस रिएक्शन को बैलेंस करके हमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशो देखना था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशो के बराबर ही होगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लिबरेटेड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ, कंबशन मतलब रिएक्शन किसके साथ हो रही होगी, ऑक्सीजन के साथ हो रही होगी। आगे क्या दिया, 0.1 ग्राम एटम, ग्राम एटम बोल रहा है मतलब ये मोल है, इतने मोल एटम है किसके, ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट मतलब कार्बन हो गया, कार्बन का कंबशन दे रखा है। ठीक है, लैंग्वेज को समझते जाना बेटा। कार्बन का कंबशन मतलब कार्बन की रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बना लेगा, CO2। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, CO2 लिबरेट होता है, लिबरेट मतलब रिलीज हो रहा है, फॉर्म हो रहा है उसमें। ठीक है, इसके बाद कार्बन के जो मोल दे रखे हैं वो कितने हैं बेटा, 0.1 ग्राम एटम, मास नहीं दे रखा है, मोल है वो। ठीक है, तो कार्बन का जो मोल है वो कितना हो गया, 0.1 मोल। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, CO2 के दे रखा है। CO2 के लिए कितना हो जाएगा, अगर इसका जितना मोल रहेगा, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अगर इसके 1 मोल थे तो CO2 का भी 1 मोल बनता है, मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम ही होने वाले हैं। अगर इसका 0.1 मोल है तो CO2 के भी क्या हो जाएंगे, 0.1 मोल फॉर्म होंगे। ठीक है, अब उसके 0.1 मोल फॉर्म होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखा हुआ था, ऑप्शन में मोल के टर्म में नहीं दिया है बेटा, 10 की पावर में दे रखा है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 × 10⁻23 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻22। ठीक है, अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा, 6 × 10⁻22, हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहां देखना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेस ऑफ HNO3 आर अलाउड टू रिएक्ट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसकी रिएक्शन किसके साथ होते जा रही है, HNO3 के साथ होते जा रही है। अब इस रिएक्शन को लिखेंगे तो हमने क्या बोला था, एक एसिड हो गया एक बेस हो गया, यहाँ OH दिखाई दे रहा है, उसमें H+ दिखाई दे रहा है। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट। सॉल्ट ये कौन सा बनाएंगे, कैल्शियम नाइट्रेट। जिसको रिएक्शन पहले से पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी रिएक्शन मैं जो बता रहा हूं उसको लिखने के बाद आप खुद से सॉल्यूशन कर सकते हो, क्योंकि रिएक्शन तो आगे आप लिखना सीख जाओगे। ठीक, यहां पर देखना, रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो वहां 2 NO3 दिखाई दे रहे हैं, 2 NO3 के लिए मैं ये कर देता हूं, और हाइड्रोजन कितने हो गए, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए, तो बैलेंस करने के लिए यहां 2 कर देता हूं। अब रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, आगे देखना, अंडर डाइल्यूट कंडीशन, आगे क्या पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, इसके मोल कितने दे रखे थे, 1 मोल। ठीक है, तो इसके सामने 1 है, तो कैल्शियम नाइट्रेट के सामने भी 1 है, तो अगर इसके मोल 1 मोल थे तो एक्चुअल में कैल्शियम नाइट्रेट के भी कितने बन रहे होंगे बेटा, 1 मोल। तो किसी को लग सकता है कि एक्चुअल में लैंग्वेज पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है, कई बार वो बहुत आसान होते हैं। यहाँ हो गया 1 मोल आ गया, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, हमारा ऑप्शन 1। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP इज लिबरेटेड बाय द कंबशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml बोल सकते हैं वॉल्यूम, 100 ml ऑफ प्रोपेन। ठीक है, कंबशन ऑफ प्रोपेन बोल रहा है, तो रिएक्शन आपको पता है CXHY वाला जनरल रिएक्शन लिखा था, उसके हिसाब से भी आप कंबशन की रिएक्शन लिख सकते हो। कंबशन की रिएक्शन कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई तो ये क्या हो जाएगा, 3CO2, और ये हो जाएगा H2O। H2O को बैलेंस करने के लिए y/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और x + y/4 कर देंगे मतलब ये हो जाएगा 5O2। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आगे देखते हैं, हमें क्या दिया, प्रोपेन का वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml दिया है। अगर प्रोपेन का वॉल्यूम 100 ml दे रखा है तो हमने क्या बोला था, वॉल्यूम में भी स्टोइकियोमेट्रिक रेशो का ही एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका तुम्हें क्या दिख रहा है, इसका जब 1 खत्म होता है तो इसके 5 बनते हैं, मतलब O2 के नंबर ऑफ मोल और O2 का वॉल्यूम भी इसके क्या होगा, 5 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका जब 100 ml खत्म होगा तो इसके कितने हो जाएंगे बेटा, 500 ml खत्म हो जाएंगे, किसके, O2 के। यही पूछा हुआ था क्या, नहीं, O2 के लिए नहीं पूछा था, किसके लिए पूछा था, CO2 के लिए पूछा था। इसके अगर 1 मोल खत्म होते हैं तो CO2 के 1 मोल बनते, 3 मोल बनते हैं, मतलब ये उसका वॉल्यूम भी 3 गुना ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो इसका 100 ml खत्म हो रहा है, तो एक्चुअल में CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 300 ml हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में ही पूछा है, ml लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे मुझे। ठीक है, मैंने यहाँ से O2 का भी अमाउंट निकाल दिया है, लेकिन एक्चुअल में O2 का भी अमाउंट नहीं, सिर्फ आपका CO2 निकाल कर आंसर आ जाएगा। ठीक, इजी वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, लास्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 शुड बी डिकम्पोज्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी KClO3 के डिकम्पोजिशन की। ये रिएक्शन हमने लास्ट वाले लेक्चर के लास्ट में भी आपको लिख कर दिया हुआ है। KClO3 जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है, KCl प्लस O2 बनता है। इसको मैं ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूँ, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल और इसके 3 मोल। ठीक है, बैलेंस करने के बाद ये आ जाएगा। हमें क्या दिख रहा है, KClO3 के जब 2 मोल खत्म होते हैं तो O2 के कितने बनते हैं, 3 मोल बनते हैं। ठीक है, बट यहाँ क्या दिया है, वॉल्यूम दे रखा है STP पर, और इसका क्या पूछा है, मोल पूछा है। तो पहले हम क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके वॉल्यूम में को। ठीक है, डायरेक्टली वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, तो वो जो गैस का जो हमें वॉल्यूम दे रखा है, पहले उसका नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करते हैं। 67.2 नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 22.4, ये कितने आ जाएंगे बेटा, 3 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके 3 मोल्स बन रहे हैं। अगर इसके 3 मोल्स बन रहे हैं, इसका मतलब KClO3 के कितने मोल रहे होंगे बेटा, KClO3 के रहे होंगे 2 मोल्स। इसके 2 मोल्स रहे होंगे, तब जाके डिकम्पोज होके उसने ऑक्सीजन का कितना बनाया है, 3 मोल्स बनाया। मतलब KCl के जो नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जांपल क्या है, 26 cc of CO2 is passed over red hot coke. The volume of CO evolved is। पहली चीज तो रेड हॉट कोक जहां पर भी क्वेश्चन में आएगा आपको मान लेना है वो किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, कार्बन के साथ। ठीक है, हमें क्या दिया है, CO2 is passed, ये तो गैस है, किसके ऊपर, रेड हॉट कोक, मतलब ये तो सॉलिड रहेगा, कार्बन इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं। रेड हॉट कोक मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी तो एक्चुअल में क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ये कार्बन भी चला जाएगा इसके पास। ठीक है, और ये बैलेंस्ड इक्वेशन अब ये हो गई बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा है, गैस है। वैसे क्वेश्चन में दे रखा था कि CO बनने वाला है। ठीक है, 26 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, किसका दे रखा है, इसका दे रखा है। अब जब हम रिएक्शन को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, इसके सामने जब 1 था तो एक्चुअल में CO के सामने कितना था बेटा, 2 था। तो जब ये 26 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका डबल हो जाएगा, वॉल्यूम भी डबल होगा, नंबर ऑफ मोल भी डबल होंगे। मास रहता तो हम ये ऐसा नहीं करते। तो इसका जब 26 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसमें डबल हो जाएगा, कितना, 2 इंटू 26 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 52 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 52 मतलब कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, X लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट एट STP। आगे क्या दिया है, इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये CO है और इसकी रिएक्शन O2 के साथ करा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, CO2। मैं जितनी भी जनरल रिएक्शन हो रही है बेटा उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, आपको शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ के मे भी रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, बट एक बार मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दी तो आपको फिर वो अगली बार जब वो रिएक्शन आए तो आपको वो रिएक्शन लिखते हुए बनना चाहिए। ठीक, तो ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके रिएक्शंस आपको ध्यान रहनी चाहिए, यही मूल कंसेप्ट में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक, यहाँ देखना, X लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, पहली चीज तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा, नहीं। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, उधर 2 हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं ऐसा कर दूं, अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। इनफैक्ट ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। क्वेश्चन पढ़ते आगे क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज 11.207 लीटर। CO2 का कितना दिया है, 11.207 लीटर एट STP। आगे क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X इन लीटर्स। ठीक है, X लीटर्स किसका था, कार्बन मोनोऑक्साइड का था। तो यहाँ वॉल्यूम से वॉल्यूम ही पूछा, वो भी गैस था ये भी गैस था, तो कुछ नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस में भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का ही रेशो फॉलो कर सकते हैं। क्या दिख रहा है, CO2 के सामने जब 2 था तो CO के सामने भी 2 था, मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स और दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे, सेम। मतलब अगर इसमें 11.207 लीटर बन रहा था तो इसमें भी कितना रहा होगा, 11.207 लीटर ही रहा होगा। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी, 11.207।
समझ में आया? क्योंकि दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम थे तो दोनों के वॉल्यूम और दोनों के नंबर ऑफ मोल भी क्या निकल कर आते सेम। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained by the complete decomposition of 1 mole of NaCO3। ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं। कल हमने ये जनरल रिएक्शन भी देखी थी पिछले वाले लेक्चर में, जब NaCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा बोलते हैं वैसे कुछ क्वेश्चन में इसी को, NaCO3 देने की जगह पर आपको लिख देगा क्या? बेकिंग सोडा। तो आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। जब NaCO3 का डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है बेटा? ये बनता है Na2CO3, साथ में क्या बनता है? H2O। हीट करने पर ये रिएक्शन होती है, प्लस ये हो जाता है CO2। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 मोल ऑफ NaCO3, इसका जब 1 मोल डिकम्पोज होगा, ठीक है, तो CO2 कितना बनेगा? अब यहाँ क्या देखना, NaCO3 के सामने जब 2 है तो CO2 के सामने क्या है? 1। मतलब CO2 के जितने भी मोल्स रहेंगे, ठीक है, वो क्या रहेंगे? इसका क्या रहेगा? आधा रहेगा। तो मतलब इसका 1 मोल जब डिकम्पोज होगा तो उसके कितने बनेंगे? हाफ, क्योंकि जब 2 था तब वो 1 बन रहा था, तो ये 1 हो गया तो वो उसका हाफ हो जाएगा। मतलब 1 का हाफ ही रहेगा, ये 1/2 मोल रहेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में मोल पूछा है क्या बेटा? नहीं, हमें क्या पूछा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम एट STP पूछा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका हाफ मोल मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे? इसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। तो यहाँ वॉल्यूम कितना निकल कर आ जाएगा? 11.2 लीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन 2। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? टू गेट 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP, वेट ऑफ CaCO3 टू बी डिकम्पोज्ड। रिएक्शन पता है बेटा? इसको लाइमस्टोन या मार्बल भी बोल देते हैं। CaCO3 के डिकम्पोजिशन से एक्चुअल में क्या बनता है? CaO प्लस CO2 बनता है। हमने सेम रिएक्शन पर लास्ट वाले लेक्चर में भी क्वेश्चन किए थे। रिएक्शन तो आपको ये पता रहनी चाहिए, बहुत बार इसके क्वेश्चन आएंगे बेटा लाइमस्टोन के डिकम्पोजिशन पर। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या बनता है? CO2 का क्या बनता है? 5.6 लीटर, ठीक है, एट STP। और हमें इसका क्या पूछा हुआ है? इसका मास पूछा है। लेकिन ये तो सॉलिड है, उसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सॉलिड है। एक गैस से दूसरे गैस का ही वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले उसके मोल निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पर जब वॉल्यूम है तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 22.4 से। 22.4 से जब डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा? 1/4 मोल आ जाएगा। तो हमारे पास ये निकल कर आ गया कि CO2 के जो मोल्स हैं वो 1/4 है। इसका मतलब जो CaCO3 के रहेंगे वो भी क्या रहेगा? 1/4 मोल ही रहेगा। तो ये जो CaCO3 है ये क्या बन जाएगा? 1/4 मोल ही जब डिकम्पोज होगा तो उसके भी 1/4 मोल बनेंगे। ठीक, अब इसके जब 1/4 मोल रहे होंगे तो हमें मोल तो नहीं पूछा है, हमें मास पूछा है। ठीक है, क्योंकि दोनों के सामने तो 1 1 था, तो जितने मोल उसके बनेंगे उतने ही मोल इसका रहा होगा। अब इसका मास निकाल लेते हैं। 1/4 इंटू क्या हो जाएगा? ये 100 मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में ये कितना आ जाएगा बेटा? 25 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 25 वाला कौन सा हो गया हमारा? थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है क्या? इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम मत निकाल देना बेटा गलती से, क्योंकि ये सॉलिड है। हमने बोला है जो स्टोइकोमेट्रिक रेशो फॉलो होगा वो केवल गैसेस के लिए फॉलो होगा। एक गैस से दूसरे गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एक गैस के वॉल्यूम से सॉलिड का नहीं। इसलिए उसको पहले मोल में कन्वर्ट किया और फिर इसके मोल निकाल कर लाए। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 फाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ O2 रिएक्ट्स विद 5.6 ग्राम ऑफ Fe। अब यहाँ देखना रिएक्शन कौन सी लिखेंगे। ये Fe है और क्या बन रहा है? Fe2O3। प्रोडक्ट तो Fe2O3 है और क्या लिखा है? एक्सेस ऑफ O2 रिएक्ट, मतलब ऑक्सीजन तो ढेर सारा है लेकिन अमाउंट किसका दे रखा है आपको? आयरन का अमाउंट दे रखा है। इसका अमाउंट कितना है? 5.6 ग्राम। इसके मास से उसका मोल पूछा है। ठीक है, तो मास से डायरेक्टली रेशो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मास को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, बिना बैलेंसिंग के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, वहाँ 2Fe था तो यहाँ 2Fe हो गया। ठीक है, यहीं पर देखना वहाँ 3 ऑक्सीजन था तो इसको मैं 3/2 कर देता हूँ। मैं पूरी रिएक्शन को 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था बेटा, उससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। ये डिवाइडेड बाय 56 कर दिया, एक्चुअल में कितने आ गए? 0.1 मोल। ठीक है, अब आपको स्टोइकोमेट्रिक रेशो फॉलो करना है मोल के लिए। यहाँ क्या दिख रहा है? Fe के सामने 2 है जबकि Fe2O3 के सामने 1 है। मतलब Fe2O3 के जो नंबर ऑफ मोल रहेंगे वो Fe के नंबर ऑफ मोल से आधे रहेंगे। तो अगर इसका 0.1 मोल था तो उसके कितने हो जाएंगे? 0.1/2 मोल हो जाएंगे।
ठीक है, तो अगर इसका 0.1 मोल होगा तो इसके कितने हो जाएंगे, 0.1/2 मोल हो जाएंगे किसके, Fe2O3 के। समझ में आया? तो ये 0.1/2 मोल निकल कर आ गया, लेकिन हमें इसका मोल पूछा था क्या, हाँ मोल ही पूछा था, तो 0.1/2 हो गया, मतलब 0.05 हो गया बेटा। ये 0.05 मोल मतलब कौन सा हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। क्लियर हुआ क्या? जब भी मास दिया रहेगा पहले मोल में कन्वर्ट कर लो और फिर उसके हिसाब से दूसरों के पहले मोल निकालो। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 at STP will be formed when 0.01 मोल H2SO4 रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ Na2CO3। कार्बोनेट और एसिड वाली रिएक्शन है बेटा। ठीक है, कार्बोनेट और एसिड वाली रिएक्शन में क्या होता है, पहले तो सॉल्ट बनता है और H2 और CO2 बनता है। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये SO4 जाएगा सोडियम के साथ, तो ये हो जाएगा Na2SO4। ठीक है, फिर साथ में क्या बनेगा, H2O, और साथ में क्या बनेगा, CO2। ठीक, अब यहां देखना, जब ये रिएक्शन है तो क्या है, अभी पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, पूरी रिएक्शन अभी बैलेंस्ड है। ठीक है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बोला है, H2SO4 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.01 मोल। आगे क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2, CO2 के वॉल्यूम पूछा है एसटीपी, तो इसके नंबर ऑफ मोल जब 1 रहते हैं तो CO2 के नंबर ऑफ मोल भी क्या रहते हैं, 1। पहले उसके मोल निकाल लेंगे और फिर उससे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मोल दे रखा था, तो इसके 1 मोल से उसका 1 मोल बनता है, तो इसके 0.1 मोल से उसके कितने बनेंगे, 0.1 मोल ही बनकर आएंगे। ठीक है, जब इसके 0.1 मोल ही बनकर आएंगे तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका, 0.01 इंटू 22.4, तो ये कितना हो जाएगा, 0.224 लीटर। ठीक है, 0.224 लीटर मतलब कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 3। समझ में आया? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ MgCO3 रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन इनटू 12 ग्राम ऑफ MgO। इसके डिकम्पोजिशन की रिएक्शन आपको पता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है, MgO प्लस CO2। लास्ट वाले लेक्चर में इसका भी डिकम्पोजिशन आपको लिखा कर दिया था बेटा। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है, हमें क्या दिया है, मास दिया है। ठीक है, मास किसका दिया है, MgO का मास दे रखा है 12 ग्राम, और हमें मास किसका पूछा है, MgCO3 का। लेकिन मास को डायरेक्टली मास में कन्वर्ट करने की जगह पर पहले हम क्या निकाल लेंगे, मोल। ठीक है, और फिर मोल से पहले मोल निकाल लेंगे। यहां देखना, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा, मोलार मास। MgO का मोलार मास कितना हो जाता है बेटा, इसका होता है 24, ये 16, ये हो जाता है 40, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/10 मोल, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 0.3 मोल। वैसे मास से मास निकालने के लिए भी हम इक्वेशन डायरेक्टली तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल से निकाल कर उसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा। ये बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत आसानी से इस तरीके से आंसर आ जाते हैं। ठीक, यहाँ देखना, इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके रहेंगे, MgCO3 के। मतलब अगर इसके 0.3 मोल थे तो MgCO3 के भी कितने रहे होंगे, 0.3 मोल रहे होंगे। अब इसके 0.3 मोल हैं तो इसका मास निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, इसका मोलार मास। MgCO3 का मोलार मास कितना होता है, 84। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 8 24, और ये हो जाएगा 25, 25 पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 2 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर, सेकेंड वाला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगेगा, कैलकुलेशन अभी भी कम है इसमें। ठीक है, यहाँ क्या है, बेंजीन बर्न्स इन ऑक्सीजन, मतलब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ, बट क्वेश्चन में रिएक्शन ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन ही दे रखा है। आगे क्या बोला है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड एट STP फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन। एक्चुअल में क्या दे रखा है, ये बेंजीन दे रखा है आपको, रिएक्शन में ही दे रखा है लिक्विड स्टेट में, और इसके 2 मोल जब रिएक्ट करते हैं तो एक्चुअल में 15 मोल किसके होते हैं, O2 के। ठीक है, अब हमें बोला है कि उसके कितने लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP लगेगा जब बेंजीन जो लिक्विड है इसका 39 ग्राम का कंबशन कराएंगे। तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, वो 39 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इसका मोलार मास कितना हो जाएगा, 78, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मोल। ये ऊपर वाली जो बैलेंस्ड रिएक्शन है बेटा, ये ऊपर वाली बैलेंस्ड रिएक्शन को हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। देखना कैसे लिख सकते थे, ये क्या है, 12 CO2 और ये क्या लिखा हुआ है, प्लस 6 H2O।
हम क्या करें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी रिएक्शन में 2 से डिवाइड भी कर सकते थे। यहाँ देखना, ऐसा नहीं कि ये कोई गलत है, ये भी रिएक्शन सही है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखना मैं क्या कर रहा हूँ, सारी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके पास 1 बचेगा, इसके पास क्या हो जाएगा 15/2, इसके सामने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और इसके सामने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अभी भी रिएक्शन बैलेंस्ड है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके एक के कंपैरिजन में इसके नंबर ऑफ मोल हमेशा कितने हो जाएंगे 15/2 टाइम्स। मतलब अगर इसके हाफ मोल थे तो O2 के नंबर ऑफ मोल्स हमेशा 15/2 टाइम्स होंगे। मतलब इसके मोल कितने होंगे, हाफ इंटू 15/2। ये डायरेक्टली पता चल जाएगा अगर इसके सामने एक के सामने इसका कोफिशिएंट 1 रख दिया तो, इसलिए मैंने 2 से सबको डिवाइड कर दिया। इसका 1 था तो वो 15/2 था, मतलब इसका जितना भी होगा उसका 15/2 टाइम्स हमेशा कौन रहेगा, ऑक्सीजन। तो इसके हाफ मोल थे तो हाफ इंटू 15/2 टाइम्स, इतने मोल किसके रहेंगे, ऑक्सीजन का रहेगा। लेकिन हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है एसटीपी पर। अगर मोल आ गए तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करें, 15/4 मल्टीप्लाइड बाई क्या करें, यहाँ पर 22.4 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। ठीक है, अब उस 5.6 में अगर 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा 15 छक 90, 9 बचा, और ये कितना हो जाएगा 15 पानी 75 और 9 हो जाएगा 84। ठीक है, तो 84 लीटर निकल कर आ रहा है किसका, O2 का। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं आज के लेक्चर में, जैसे जैसे आपको समझ में आ रहे हैं, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो तुरंत क्वेश्चन को वहीं पॉज करके सॉल्व कर लो, लास्ट वाला आंसर मैच कर लो और आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। ठीक, पूरा एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत आपको नहीं है अगर आपका आंसर डायरेक्टली मैच कर रहा है तो। ठीक, नेक्स्ट देखना, वेट ऑफ SO2 फाउंड व्हेन 20 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, SO2 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। द वेट ऑफ SO2 फाउंड लिखा है, रिएक्शन हो गई, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेकिन क्या पूछा था क्वेश्चन में, SO2 का वेट पूछा है और सल्फर का मास गिवन है, तो इसके मास से उसका मास निकालने के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डायरेक्ट यूज मत करना बेटा, पहले किसमें क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। 20 डिवाइडेड बाई इसका मोलार मास कितना होता है 32, तो ये कितना हो जाएगा 5/8 मोल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके 1 मोल है तो SO2 के भी क्या बनेंगे 1 मोल बनते हैं, तो अगर इसका 5/8 मोल है तो SO2 के भी कितने बन जाएंगे बेटा 5/8 मोल फॉर्म होकर आ जाएंगे। अब इसके अगर 5/8 मोल है तो हम उसका मास निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास कर देंगे मास निकालने के लिए। 5/8 SO2 का जो मोलार मास होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 64। ठीक है, तो इसका मोलार मास 64 हो गया, तो ये 8 से मल्टीप्लाई होकर ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा 40 ग्राम। करेक्ट आंसर कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन 3। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ NaOH दैट कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेस फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का मास दिया हुआ है। ठीक है, रिएक्शन कौन सी लिखेंगे हम, एसिड और बेस वाली। ठीक है, ये रिएक्शन कल बताया था, याद होगा आपको, एसिड और बेस के जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनकर आता है, सॉल्ट बनकर आता है। ये जो सॉल्ट बनकर आता है ये क्या होता है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा तो Ne3PO4 प्लस H2, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 सोडियम है तो यहाँ करा देंगे, हाइड्रोजन टोटल हो गए 6 तो इसको बैलेंस करने के लिए कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखना क्या करेंगे, हमें मास ऑफ NaOH पूछा है लेकिन क्वेश्चन में मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड दिया हुआ था, इसका 9.8 ग्राम दे रखा है, तो हम क्या करें, इसके पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन फॉस्फोरिक एसिड का क्या करेंगे मोलार मास डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 98, तो इसके कितने हो जाएंगे 0.1 मोल। अगर इसके 0.1 मोल है तो यहाँ ध्यान देना, H3PO4 का जब 1 था तो NaOH के कितने थे 3, तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स हमेशा इसके क्या होंगे 3 गुना ज़्यादा होंगे। तो अगर ये 0.1 मोल है तो NaOH के कितने हो जाएंगे 0.3 मोल रिएक्ट करेंगे। 0.3 मोल आ गया तो इसका मास निकाल सकते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.3 मल्टीप्लाइड बाई NaOH का मोलार मास कितना होगा बेटा, NaOH का मोलार मास होता है 40, तो ये कितना हो जाएगा 4×12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 12 ग्राम कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, फोर्थ वाला हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखना बेटा, यहाँ देखना। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हम जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर देखते हैं। यहाँ देखना क्या है,
द कंपोजिशन ऑफ एल्पीज ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन एक्चुअल में क्या होता है? ब्यूटेन होता है CH3 CH2 CH2 और ये होता है CH3, ये ब्यूटेन हो गया। वहीं पर आइसोब्यूटेन क्या होता है? आइसोब्यूटेन होता है CH3 CH, ये CH3 और ये CH3, ये आइसोब्यूटेन है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। दोनों में क्या आ रहा है? C4 ही आ रहा है और H10 आ रहा है। आगे क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ एलपीजी। 1 kg ऑफ एलपीजी में ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन किसका कितना अमाउंट है ये फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर क्या है? सेम है। ठीक है, तो दोनों के लिए हम एक साथ लिख सकते हैं रिएक्शन C4H10 करके। कंबशन बोल रहे हैं मतलब किसके साथ रिएक्शन हो जाएगी बेटा? ऑक्सीजन के साथ। ये कितना बनाएगा? ये 4CO2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5H2 हो जाएगा। एक्चुअल में ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीजन उधर कितना आ रहा है? 13 ऑक्सीजन। तो बैलेंस करने के लिए इसको 13/2 कर देंगे। x + y/4 से भी इसका कोफिशिएंट आप ला सकते थे। ठीक, अब आगे देखना क्या दे रखा है? 1 kg ऑफ एलपीजी, इसका मास दे रखा है 1 kg मतलब 1000 ग्राम। अगर इसका मास दे रखा है तो पहले इसका क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल। इसका नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास। इसका मोलार मास कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा इसका मोलार मास कितना? 58 हो जाएगा आई थिंक। हाँ 58 हो जाएगा। ठीक, इतने इसके मोल हो गए नंबर ऑफ मोल के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसा मोल लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन उसका भी मास पूछा है, तो पहले मोल निकाल लेते हैं। इसके 1 मोल के लिए 13/2 टाइम्स हमेशा ऑक्सीजन लगेगा, तो इसके इतने मोल के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 1000/58 मोल इसका था, तो इसका 13/2 गुना टाइम हो जाएगा किसका? ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा 13/2 टाइम्स। ठीक, अब यहां देखना, ये तो हो गया क्या चीज? नंबर ऑफ मोल। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या पूछा है? मास पूछा है, तो मास निकालते हैं। मास निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल जो भी है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? मोलार मास। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 58 मल्टीप्लाइड बाई 13/2। ये तो मोल थे, इस मोल में किसका मोलार मास मल्टीप्लाई करेंगे? ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा क्या? 32। ठीक, अब देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 6 और कितना हो जाएगा? 6.5 ऐसा कुछ। ये अप्रोक्सीमेटली, मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं बेटा, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। हम नियर बाई आंसर तक अभी भी पहुंच सकते हैं अप्रोक्सीमेशन लेकर। तो मैं 6.5 को 6 लेकर इसे कैंसिल आउट कर देना कितना? 10 टाइम्स। 58 को मैंने मान लिया 60, ठीक है, और उसको मान लिया 6। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये 10 से 10 कट गया। एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स 3200 ग्राम या 3.2 kg के नियर बाई आ रहा है। बट सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 3.2 के? ये 3.6 वाला हो जाएगा। क्यों होगा? 3.2 से हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू को मैंने 6.5 से थोड़ा छोटा मान लिया है, तो आंसर थोड़ा छोटा आ रहा होगा। तो करेक्ट आंसर जो भी होगा वो 3.2 से थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि जैसे मैं वो 6 की जगह से 6.5 कर दूंगा, ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया रहता, तो ये 3.2 से तो थोड़ा ज़्यादा ही आता। समझ में आया क्या? मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया है। अगर कोई अप्रॉक्सीमेशन लेने में कंफर्टेबल नहीं है तो एग्जैक्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हो बेटा, लेकिन अगर ऑप्शंस में डिफरेंस है तो जल्दी आंसर निकालने के लिए आप थोड़े बहुत अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ देखना, मैच द फॉलोइंग, कितना CO2 बनेगा ये पूछा है। यहाँ देखना 10 ग्राम ऑफ CaCO3। यहाँ हर एक ऑप्शन में कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी। CaCO3 जब डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा? CaO प्लस CO2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, CaO प्लस CO2 बन गया, तो इसके जितने मोल रहेंगे उतने ही मोल तो CO2 के भी बनेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? ये जो 10 ग्राम CaCO3 था, इसके मोल कितने हो जाएंगे? 1/10 मोल। ठीक है, 1/10 मोल। अगर 1/10 मोल है तो मैं नेक्स्ट पेज में क्या कर रहा हूँ बेटा? इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। देखना, CaCO3 ये क्या बना रहा है? CaO प्लस CO2। 10 ग्राम बोला था तो इसके 1/10 मोल थे। अगर इसके 1/10 मोल थे तो CO2 के भी कितने बनेंगे? 1/10 मोल बनेंगे। 1/10 मोल बनेंगे तो हमें CO2 का क्या बोला था? एक मिनट, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? CO2 का वॉल्यूम दिया है STP, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे हम? 22.4 लीटर। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? 2.24 लीटर। अब देखते हैं किससे मैच कर रहा है। 2.24 लीटर वाला ऑप्शन कौन सा है बेटा? फोर्थ वाला। मतलब ए की करेक्ट मैचिंग कौन सी हो गई? फोर्थ हो गई।
ए जो है उसका फोर्थ किस किस में मैच कर रहा है? दो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। अब देखना, अगर आप ऑप्शन को देख रहे हो तो बी का जो फर्स्ट वाला है दोनों में सेम है, तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मेन सी को चेक करके ही हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सी का वहां दिया है सेकंड, यहां दिया है थर्ड। ठीक है, तो सी को देखते हैं। सी क्या है? कार्बन वाला है। कार्बन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। उसका मास दे रखा है 2.4 ग्राम। तो यहां देखना दूसरी रिएक्शन, C+O2, ये क्या हो गया? CO2। इसका जो मास दे रखा था ये कितना था? 2.4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? डिवाइडेड बाई मोलार मास, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.2 मोल। अगर ये 0.2 मोल है तो CO2 का भी कितना बना होगा? 0.2 मोल बनेगा। अब इसका 0.2 मोल बनेगा तो 0.2 इंटू CO2 का जो वॉल्यूम है निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 22.4। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? ये 4.48 लीटर। 4.48 लीटर अगर देखते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, तो किस कौन सा वाला ऑप्शन है? सेकंड। मतलब सी का जो सेकंड वाला है वो करेक्ट मैचिंग है। ठीक है, कौन सा? सी के लिए ये सेकंड वाला करेक्ट मैचिंग है। एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है बेटा, फर्स्ट। आप चाहो तो बाकी सारे ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। Na2CO3 की HCl के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? ये बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आंसर निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, CO का एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके CO2 हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर इसके 1 मोल होते तो वो भी 1 मोल ही बनता। आप चाहो तो मैचिंग कर सकते हो बाकी के कैलकुलेशन करके भी, लेकिन यहीं से करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में? देखना यहां पर क्या दिया है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। यहाँ देखना, व्हेन अ सैंपल ऑफ बेकिंग सोडा इज स्ट्रांगली इग्नाइटेड, मतलब बहुत ज्यादा हीट कर रहे हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको क्या लेने के लिए बोला है? NaHCO3 लेने के लिए बोला है। इसको जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये एक्चुअल में किस में कन्वर्ट होता है? Na2CO3 प्लस क्या बना लेता है? H2O, और इसके साथ और क्या बना लेता है? CO2। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या बोला? इट सफर्ड अ लॉस इन वेट ऑफ 3.1 ग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है इस पूरे क्वेश्चन में। यहाँ क्या बोला है? जो भी लॉस इन मास होगा वो 3.1 ग्राम के कारण होगा। तो एक्चुअल में जब हम कोई किसी चीज की हीटिंग करते हैं तो लॉस किसके कारण होता है? जो भी गैसेस होती हैं वो बाहर उड़ जाती हैं। ठीक है, उनके कारण मास कम हो जाता है। जैसे यहां पर इसको क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो CO2 तो गैस रहता ही है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करने के कारण ये H2O भी बाहर निकल जाता है। मतलब इस पूरे सैंपल का उस कंटेनर में जो भी मास कम होगा वो किसके कारण कम होगा? H2O और CO2 दोनों के कारण। इन दोनों का जो भी मास होगा वही क्या होगा? लॉस इन मास होगा। इन दोनों का जो भी मास होगा वही क्या हो जाएगा? लॉस इन मास होगा। ठीक है, अब ये लॉस इन मास जो है वो किसके बराबर है? 3.1 ग्राम के बराबर है। ठीक है, 3.1 ग्राम के बराबर है। तो हम क्या देख लेंगे? हमें क्या पूछा है? द मास ऑफ बेकिंग सोडा, इसका पूछा है। तो वहां H2 और CO2 दोनों का मास देकर इसका मास पूछ रहा है, तो हमें उसके नंबर ऑफ मोल से इसके नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। ठीक, अब यहां देखते हैं। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो H2 के सामने अगर 1 है तो CO2 के सामने भी तो 1 ही है। मतलब जितने नंबर ऑफ मोल उसके रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल उसके भी रहे होंगे। ठीक है, मतलब मान लेते हैं इसका नंबर ऑफ मोल n था, n मोल H2O का था और n मोल ही CO2 का था। तो अगर इसका n मोल था तो इसका मास कितना होगा? n इंटू इसका मोलार मास कितना हो गया? n इंटू 18 प्लस CO2 का मास कितना रहा होगा? उसके अगर n मोल रहे होंगे तो n इंटू 44 इक्वल टू कितना हो गया? 3.1। दोनों के मोल मैंने n माने हैं क्योंकि दोनों के सामने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ठीक, अब यहां पर देखना n इंटू, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 18 और 44, 62n इक्वल टू क्या हो गया? 3.1 हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 62। तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा बेटा? 1/20 मोल। ये 1/20 मोल हो गया। तो एक्चुअल में H2O के भी नंबर ऑफ मोल्स 1/20 रहे होंगे और CO2 के भी नंबर ऑफ मोल्स 1/20 रहे होंगे। अब हमें क्या दिख रहा है? H2 या CO2 किसी की भी बात करें, उसके जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो NaHCO3 के नंबर ऑफ मोल के आधे रहे होंगे।
मतलब NaHCO3 का जो भी नंबर ऑफ मोल रहेगा वो डबल रहेगा उसके मोल से। तो इसके मोल कितने निकल कर आए 1/20, H2 का भी CO2 का भी। मतलब इसके मोल कितने रहेंगे 1/20 का 2 गुना। मतलब ये रहा होगा 1/20 इंटू 2, मतलब ये क्या रहा होगा 1/10 मोल रहा होगा किसका NaHCO3 का। ठीक है, अब अगर ये 1/10 मोल है तो इसके नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलार मास। NaHCO3 का जो मोलार मास है वो कितना है 84, तो इसका जो मास है वो कितना निकल कर आ जाएगा 8.4 ग्राम। क्वेश्चन में क्या क्या समझ में आएगा बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि 3.1 ग्राम किसका मास ले ये लोगों को हमेशा डाउट रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, जब भी किसी रिएक्शन में कोई गैसेस उड़कर चले जाती है तो उसके कारण लॉस इन मास होता है, उसका मास कम होता है। तो यहाँ एक्चुअल में सिर्फ CO2 का नहीं, सिर्फ H2O का नहीं, दोनों का टोटल मास दिया था, बट दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम रहे होंगे क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम मानकर मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास मानकर हमने क्या कर दिया, इसके टोटल मास के बराबर रख दिया, इससे इसके नंबर ऑफ मोल आ गए। एक बार इसके नंबर ऑफ मोल आ गए तो हमने देख लिया कि NaCO3 के नंबर ऑफ मोल उससे डबल रहे होंगे। तो अगर ये 1/20 मोल था तो वो कितना रह जाएगा 1/10 मोल, तो फिर उसके मोल आ गए तो NaCO3 का भी मास हम निकाल लेंगे। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से इसी तरीके थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या है, ये है बेटा, एयर कंटेन्स 20% बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जितना भी एयर है उसका 20% क्या है ऑक्सीजन है। आगे क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन नहीं बोल रहा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 लीटर ऑफ मीथेन। ठीक है, यहां देखना मीथेन है और इसका कंबशन करा रहे हैं, तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, डाटा बाद में देखेंगे। ठीक है, CH4 प्लस O2 की रिएक्शन से कंबशन से क्या बनेगा CO2 और क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। ठीक है, इसको जब बैलेंस करेंगे तो ये हो गई रिएक्शन। ठीक है, अब यहां देखना आगे क्या बोला है 1 लीटर ऑफ मीथेन। ठीक है, तो 1 लीटर ऑफ मीथेन मतलब ये 1 लीटर आ गया। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना लगेगा, फिर बाद में एयर निकालेंगे। ठीक है, इसके 1 मोल के लिए O2 का 2 मोल लगता है तो वॉल्यूम भी उतना ही गुना होगा, क्योंकि ये भी गैस होता है, मीथेन भी गैस होता है और O2 भी गैस होता है, तो एक के वॉल्यूम से दूसरे का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 लीटर है इससे क्या हो जाएगा, इसके कितने बन जाएंगे 2 लीटर बन जाएंगे, मतलब 2 लीटर इसके कंज्यूम होंगे अगर इसका 1 लीटर कंज्यूम हो रहा था तो। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो कितना निकल कर आया 2 लीटर कंज्यूम हो रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड नहीं पूछा है, क्या पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो वॉल्यूम ऑफ एयर का 20% है। समझ में आया क्या, 20% यहां दे रखा है कि एयर का 20%, एयर का 20% इज ऑक्सीजन। तो यहां क्या दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2 लीटर, वॉल्यूम ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा ये 5, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो निकल कर कितना आ जाएगा 5, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो कितना निकल कर आएगा 10 लीटर निकल कर आएगा, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉस्फीन ऑन डीकम्पोजिशन। अब आपको ये रिएक्शन पता नहीं होगी बेटा, एक्चुअल में फॉस्फीन क्या होता है PH3 ये होता है, मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूँ। फॉस्फीन ऑन डीकम्पोजिशन, एक्चुअल में ये जो फॉस्फीन है PH3 गैस होता है, ये एक्चुअल में जब डिकम्पोज होता है तो P4 बनाता है। आगे क्या लिखा है प्रोड्यूसेस सॉलिड फॉस्फोरस, सॉलिड फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है P4, ये सॉलिड है ये गैस नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है एंड हाइड्रोजन, इसके डिकम्पोजिशन से क्या बनता है H2 गैस बन रहा है। समझ में आ गया। अब यहां देखना रिएक्शन को लिखेंगे, रिएक्शन को लिखते समय इसको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन को जब लिखेंगे तो वो P4 था तो इसके सामने क्या लिख दिया 4। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 12, तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या कर देंगे 6H2 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 6H2। ठीक, इसके बाद देखना आगे क्या लिखा हुआ है व्हेन 100 ml ऑफ फॉस्फीन इज डीकम्पोज्ड, इसका 100 ml डीकम्पोज हो गया है, मतलब इसके 100 ml पूरे खत्म हो गए। आगे क्या बोला है द चेंज इन वॉल्यूम अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम पूछा है तो पहले तो वॉल्यूम कितना बनेगा प्रोडक्ट का वो निकाल लेते हैं। ठीक है, पहली चीज ये गैस है ये सॉलिड है तो सॉलिड का वॉल्यूम हम नहीं निकालेंगे। ठीक है,
गैस के वॉल्यूम से दूसरे का गैस का वॉल्यूम ही निकालेंगे, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखना, इसके जब pH3 के जब 4 मोल खत्म होते हैं तो H2 के कितने मोल बनते हैं? 6 मोल। या वॉल्यूम के लिए भी वही रहेगा, इसके जब 4 खत्म होंगे तो उसका 6 बनेगा H2 का। तो इसके कितने बन रहे हैं? 100 ml। जब इसके 100 ml बन रहे हैं तो H2 के कितने बनकर आएंगे? ठीक है, तो H2 का जो है वो कितना निकल कर आ जाएगा? 6 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 25। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? ये 150 ml हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये जो 150 ml हो जाएगा तो इसके 100 ml से उसका कितना बन रहा है? 150 ml, मतलब इसका 100 ml तो खत्म हो जाएगा, इसके बन जाएंगे 150 ml। अब हमें क्या बोला है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करें? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम कर दें। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 150 माइनस कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 50 ml हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये जब 50 ml हो जाएगा तो 50 ml प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब बढ़ रहा है। 100 से 150 बन रहा है तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इंक्रीज भी कितने का होगा? 50 ml का होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आज के लेक्चर का। ये क्या है? इसके बाद कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन भी रहेंगे आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? अज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, ऑक्टेन की डेंसिटी क्यों दे रखी है? एक्चुअल में ये क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। और आगे रिएक्शन कौन सी दे रखी? कंबशन की। कंबशन की मतलब रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी? O2 के साथ हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बना लेगा? 8CO2 और आगे क्या हो जाएगा? 9H2O। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25/2। ठीक है, ये हो गया। आगे देखना, 1.425 लीटर्स इसका वॉल्यूम दे रखा है। किसका दे रखा है? पेट्रोल का, मतलब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है बेटा वो। ये किसके? C8H18 के लिए उसने वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी भी दे रखी है। ये हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर हमें दो चीजें दे रखी है, इसकी डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? इसका मास निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर रहनी चाहिए बेटा, क्या? डेंसिटी देते समय जो वॉल्यूम की यूनिट थी वो ml थी, लेकिन यहां पर जो वॉल्यूम की जो यूनिट है वो लीटर है, तो इसको भी ml में कन्वर्ट कर देंगे। 1.425 लीटर कितना हो जाएगा? 1425 ml हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां अब मास निकालने के लिए डेंसिटी की वैल्यू रख देते हैं 0.8 इक्वल टू मास कितना हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू रख देते हैं 1425। तो मास की वैल्यू हो जाएगी 0.8 इंटू 1425। तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 1140 ग्राम। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना निकल कर आएगा। अब एक बार मास आ गया है तो इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ऑक्सीजन के मोल निकालना है। ऑप्शन में क्या पूछा है? ऑक्सीजन के मोल। ठीक है, इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1140 डिवाइडेड बाई इसका जो मोलार मास होता है वो कितना होता है बेटा? 114 होता है। ये कितना हो जाएगा? कितने मोल आ जाएंगे इसके? 10 मोल निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जब C8H18 के 1 मोल हैं तो एक्चुअल में O2 के 25/2 टाइम्स ज़्यादा होंगे। तो इसका जब 10 मोल है तो इसके कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 25/2। ठीक है, तो ये 250/2, तो ये कितना हो जाएगा? 125 मोल निकल कर आ जाएंगे किसके? O2 के। ठीक है, तो 125 मोल कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऑप्शन 3। ठीक, करेक्ट आंसर निकल कर आ गया बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया था? डायरेक्टली मास देने की जगह पर उसके डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यू दे दी थी। ठीक, तो ये तो हो गए बेसिक स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन बेटा। लेकिन आपके लिए होमवर्क के लिए फिर से मैं 5 क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ। ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। इसके सॉल्यूशंस अगेन आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स के साथ ही PDF में मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखना, पहला क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन ये है बेटा, थर्ड क्वेश्चन ये है। ये जो रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 बनेगा इसमें। नेक्स्ट NaHCO3 के लिए क्वेश्चन है ये, और ये है सबसे लास्ट। ठीक है, कंबशन ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ प्रोपेन। इसके लिए आपको रिएक्शन लिखकर खुद से सॉल्व करके देखना है। ये पांचों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं और इसके
जो सॉल्यूशंस हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अभी स्टोइकियोमेट्री में हमारा केवल बेसिक स्टोइकियोमेट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है बेटा, जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहता है या सिर्फ एक प्रोडक्ट का अमाउंट दिया रहता है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम दूसरे वाले कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या रहता है, लिमिटिंग रिएजेंट। जो कंसेप्ट की जरूरत हमें पड़ती है जब हमें क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में लिमिटिंग रिएजेंट वाले कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। आज वाले लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू बेटा, बाय।